गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है अवनी साहू और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में। सबसे पहले सेल क्या होता है? जो सेल होता है ये जो जूलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये सेल जो है, इस सेल से ही मिलकर सभी चीज़ें बनी होती हैं। सेल हर चीज़ में पाया जाता है। सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले ये सेल की हम डेफिनेशन क्या होगी? परफेक्ट डेफिनेशन। सेल इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। स्ट्रक्चरल यूनिट पार्ट ऑफ आवर बॉडी मतलब क्या हुआ? ये एक ऐसा यूनिट पार्ट होता है, मतलब इसी से ही मिलकर सभी चीज़ें बनती हैं। अभी तो ये यूनिसेल्युलर है, पर यही आगे चलकर टिश्यू कहलाता है। अब ये जो टिश्यू है, ये टिश्यू देखिए, सबसे पहले ये होते हैं सेल। यही सेल जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो ये कहलाते हैं टिश्यू। और यही टिश्यू ये तो हमारी बॉडी में ट्रिलियन होते हैं। सबसे पहले हम 100,000 बिलियन और फिर उसके बाद होता है ट्रिलियन। अक्सर जब जीडीपी को हम गिनते हैं तो हम ट्रिलियन में ही गिनते हैं, तो क्योंकि उसके लिए फिर इससे बड़ा छोटा यूनिट हम नहीं मान सकते। तो ये ट्रिलियन होता है, ये मतलब बहुत ज़्यादा 100 बिलियन मिलकर एक ट्रिलियन बनाते हैं। आप सोच लीजिए कि ये ट्रिलियन, ये भी सिर्फ 1 ट्रिलियन नहीं है, 2 ट्रिलियन नहीं, ये हज़ारों, मतलब बहुत सारे ट्रिलियन सेल होते हैं हमारे पूरी ह्यूमन बॉडी में। ये जो सेल्स होते हैं ये मिलकर बनाते हैं टिश्यू को। अब टिश्यू वाला चैप्टर ये अलग चैप्टर होता है। टिश्यू 4 तरीके के होते हैं: कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलिकल टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। नर्वस सिस्टम पहले पढ़ चुके हैं, तो उसमें नर्वस टिश्यू का यूज़ होता है। जो ये मसल टिश्यू होते हैं, मसल्स में हेल्पफुल रहते हैं। एपिथेलिकल जो टिश्यू होते हैं, इनका अलग काम होता है। कनेक्टिव टिश्यू ये हमारी पूरी बॉडी को, जैसे कि ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमारी पूरी बॉडी को एक तरीके से कनेक्ट करता है। तो ये हमें टिश्यू के बारे में हम किसी और वीडियो में अच्छे से पढ़ लेंगे। ये जो बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं ये हज़ारों की मात्रा में मिल जाते हैं और हज़ारों लाखों की मात्रा में, और फिर वो मिलकर बनते हैं एक ऑर्गन। अब ऑर्गन क्या होता है? ऑर्गन एक तरीके का एक ऐसा सिस्टम होता है, मतलब ऑर्गन एक ऐसी चीज़ मान लीजिए जो एक परफेक्ट काम करती है। जैसे कि यहाँ पे एक ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया गया है। ये जो ब्रेन है, ये इसका काम क्या होता है? पूरी बॉडी को बैलेंस करना, पूरी बॉडी में मैसेजेस फैलाना, मैसेजेस कि तुम ये करो, तुम ये करो। ऑन द अदर हैंड नर्वस सिस्टम इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये तो एक ऑर्गन हो गया। अब यही बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम कैसा? जैसे कि हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बना रही हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम अभी अच्छे से नहीं बन पा रहा है, क्योंकि अभी मैंने ये मेरा उंगली से बना रही हूँ, इसलिए अच्छे से नहीं। तो हैव अ लुक कि ये है, यहाँ पर ये बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। ये सैलिवरी ग्लैंड अलग होते हैं, स्टोमक अलग होता है, पेनक्रियास अलग होती है, लीवर अलग होता है, यहाँ पर गॉल ब्लैडर होता है, वो अलग होता है। मतलब इसमें करीब 10-15 नहीं, पर कुछ ऑर्गन्स मिलकर बना पाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम को। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होते हैं हमारा सबसे पहले होते हैं सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू को, और ये टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन को, ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम को, और यही ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं हमारी पूरी बॉडी को। अब हम इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हैव अ लुक कि हमारा जो घर होता है, सबसे पहले वो किससे मिलकर बनता है? एक ब्रिक से। सबसे पहले वो एक ब्रिक से मिलकर बनता है। और अब ये जो ब्रिक है, यही बहुत सारी ब्रिक्स मिलकर एक दीवार बनाती हैं, राइट? वो एक वॉल बनाती है, और फिर यही वॉल मिलकर एक रूम बनाती है, राइट? सो ऑन द अदर हैंड यही बहुत सारे कुछ रूम्स मिलकर एक फ्लैट बना देते हैं, और यही फ्लैट मिलकर बनाते से हम बोलते हैं ना 1 मंजिल 2 मंजिल, तो हम उसको ही फ्लैट कहते हैं। उस फ्लैट बहुत कुछ 2 या 3 फ्लैट मिलकर बनाते हैं एक बिल्डिंग को, एक हाउस को। तो हम यहाँ पर ब्रिक को मान लेते हैं सेल, हम बॉल को मान लेते हैं टिश्यू, और मैं रूम को अगर मैं ऑर्गन मान लूँ, और फ्लैट को अगर मैं एक ऑर्गन सिस्टम मान लूँ, और हाउस को अगर मैं एक ह्यूमन बॉडी मान लूँ, तो मैं क्या कुछ गलत बोलूँगी? नहीं। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया जिससे आप सभी को आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा।
तो ये तो हो गया कि सेल का बेसिक फंक्शन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि सेल की खोज कौन ने करी थी, सेल को डिस्कवर कौन ने किया था, राइट। सेल और डिस्कवर कौन ने किया था, इसके अंदर ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शंस तो इसके बहुत होते हैं, अगर इसके फंक्शंस, इसी के फंक्शंस पे हमारी पूरी बॉडी टिकी हुई है। तो हम अभी देखते हैं कि इसकी खोज और इसकी अक्सर इसके मतलब हमने देखा गया है कि पहले कोई एक तरह की चीज़ को डिस्कवर कर देता है, फिर उसी चीज़ में आगे चल के मॉडिफिकेशन होते रहते हैं। तो इसकी जो खोज करी थी वो करी थी हमारे रॉबर्ट हुक ने। ये जो रॉबर्ट हुक ने, इनने उस टाइम पर किस तरीके से खोज करी होगी, इनके पास उस टाइम पर इनने खोज करी थी करीब 1665 में। आप सोच लीजिए उस टाइम पर क्या था हमारे वर्ल्ड, कुछ टेक्नोलॉजी नाम की चीज़ नहीं थी। और 1665 के टाइम पर, जब उस टाइम पर कोई भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप नाम की चीज़ नहीं थी, तो उस टाइम पर इन्होंने क्या किया, जो एक प्लांट होता है, जो एक ट्री होता है, ट्री के ऊपर की जो एक पत्ती होती है, उस पत्ती के ऊपर की छाल होती है, पत्ती नहीं, ये जो ट्री होता है, ये ट्री की जो स्टेम होती है, यहाँ पर एक पतली सी छाल होती है। इफ़ यू हैव अ नोटिस कि इसमें बार्क होती है, उसको हम इंग्लिश में कॉर्क कहते हैं। जो उस कॉर्क को उनने लिया, और जब उनने कॉर्क को उनने खुद का एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया, और उस माइक्रोस्कोप में इनको एक अजीब तरीके की चीज़ें दिख रही थी। उस कॉर्क में से उनको एक बॉक्सेस टाइप के दिख रहे थे, और उनको लगा कि ये बॉक्सेस भैया ये क्या हैं। तो उस बॉक्स को ही उन्होंने आगे चलकर उस बॉक्स को ही उन्होंने सेल बोल दिया, और तब से ही और आज तक हम उसको सेल ही बोलते आ रहे हैं। पर इनके पास माइक्रोस्कोप नहीं था, तो इन्होंने लिविंग सेल की खोज नहीं करी थी। जिस सेल को इनने देखा था वो एक लिविंग सेल नहीं था, वो एक डेड सेल था, और वो भी उन्होंने ह्यूमन बॉडी से नहीं देखा था, वो उन्होंने कॉर्क, जो ट्री होता है, ट्री के कॉर्क में से देखा था। तो अब ये इतनी बड़ी, उस टाइम पर हम जो अभी पढ़ते हैं, हम लिविंग सेल को पढ़ते हैं, हम डेड सेल को नहीं पढ़ते, हम लिविंग सेल को पढ़ते हैं, और वो उन्होंने खोज नहीं करी। पर उस टाइम के हिसाब से ये खोज भी बहुत बड़ा महत्व रखती है। अब इन्होंने तो लिविंग सेल की कर दी, इनका नाम था रॉबर्ट हुक 1665 में। अब हम चलते हैं कि लिविंग सेल की भी तो कोई खोज करेगा। तो बहुत सालों बाद एक जो ल्यूवेन हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोज करी लिविंग सेल की। नाम से ही बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाता है, लिविंग सेल। तो इन्होंने लिविंग सेल की खोज करी थी, और इन्होंने बताया कि जो हमारे साइंटिस्ट थे पुराने, रॉबर्ट हुक, उन्होंने बताया कि उन्होंने डेड सेल का किया था। वो सेल इस तरीके से होते हैं ह्यूमन बॉडी में। अब फिर आगे चल के इसी में ही मॉडिफिकेशन आया, और इसी में ही जो एक स्लीडन और स्वान नाम के दो साइंटिस्ट आए। उन्होंने बोला, अभी तक इन्होंने ये नहीं बोला कि जो सेल है वो हर चीज़ में पाया जाता है। इन्होंने सिर्फ सेल की थ्योरी नहीं, ये सब कह के चले गए कि सेल एक नाम की चीज़ होती है, सेल लिविंग भी होता है। इन दोनों ने ये थ्योरी दे के चले गए। पर अब आगे चल के स्लीडन और स्वान नाम के दो साइंटिस्ट हुए। इन दोनों साइंटिस्ट ने ये बोला कि इन्होंने सेल थ्योरी दी, और सेल थ्योरी के मुताबिक इस वर्ल्ड में हर चीज़ सेल से मिलकर बनी है, और जो सेल होते हैं ये ह्यूमन बॉडी के हर पार्ट में मिलकर बनते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, टिश्यू, ऑर्गन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो मैंने आपको बताया था वो सब कुछ सेल थ्योरी की वजह से ही हमें पता चला। तो सबसे पहले ये स्वान स्लीडन, सबसे पहले रॉबर्ट हुक आए, रॉबर्ट हुक के बाद आए ल्यूवेन हुक, और फिर ल्यूवेन हुक के बाद आए स्वान और स्लीडन। इन्होंने तीनों ने खोज करी अपने। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल की खोज करी। डेड सेल तो नहीं कह सकते, पर उस टाइम पे वो खोज एक बहुत बड़ी खोज मानी गई कि उस टाइम पर जियोलॉजी से कुछ नाम मात्र की प्रोग्रेस थी उस टाइम पर, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, जब जूलॉजी की हम कह सकते हैं नींव तो सेल ही होती है ना। जूलॉजी क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करना, तो वो तो सेल से ही होती है ना। तो वो रॉबर्ट हुक, फिर उसके बाद ल्यूवेन हुक, और फिर स्वान एंड स्लीडन। तो फिर इस तरीके से इसमें मॉडिफिकेशन आता रहा। तो अब हम देखते हैं कि जो सेल होते हैं, सेल की में भी जैसे कि अगर हम जो सेल हैं ये कितने भागों में डिवाइडेड हैं, और ये ऑर्गेनल्स हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सेल क्या होता है, और सेल में के अंदर हमने ये पढ़ा कि इसने खोज कौन ने करी, और इसमें इसका जो डिस्कवर हुआ, फिर डिस्कवर करने के बाद इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन है। तो सबसे पहली बात, ये जो सेल है ना, ये सेल
ये जो सेल है ये ये जैसे कि हम देखें कि अगर हम कोई हमसे पूछता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आता है, तो हम जनरली ये बोल देते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक एनिमल होते हैं और एक होते हैं हमारे प्लांट्स। अब एनिमल के अंदर सिर्फ एनिमल्स ही नहीं आते, एनिमल्स के अंदर ह्यूमंस भी आ जाते हैं और ऑन द सेम टाइम एनिमल्स भी आ जाते हैं, लाइक काऊ एंड सो ऑन। तो वही, और प्लांट्स में तो प्लांट्स ही आते हैं, ट्रीज, हर्ब्स, स्वाम्स, जो जितने तरीके की प्लांट्स होते हैं सब आ जाते हैं। तो उसी तरीके से जब हम सेल पढ़ते हैं तो सेल भी होता है ना, ये सेल भी 2 भागों में डिवाइडेड है। हाँ, और अगर हम एनिमल वाला जो पार्ट है हमारा एनिमल, उसी को ही अगर हम आगे चल के तोड़ें तो वही आगे चल के 2 भागों में टूट सकता है ना, एक फीमेल और एक मेल, राइट। ये दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता, पर समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक एग्जांपल माने तो लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार के होते हैं, एक एनिमल्स होते हैं और एक प्लांट्स होते हैं। एनिमल्स भी 2 प्रकार के होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं और होते हैं हमारे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। और अगर हम एनिमल्स को ही और 2 भागों में अच्छे से जाकर 2 भागों में तोड़ दें तो एक फीमेल्स और एक मेल्स। तो उसी तरीके से जो हमारा सेल होता है, ये सेल भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ह्यूमन सेल और एक होता है हमारा प्लांट सेल। इस पिक्चर में बहुत अच्छे से बताया गया है, प्लांट सेल और एक है हमारा एनिमल सेल। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट तो तभी कर पाएंगे जब हम इसके आगे के ऑर्गेनल्स को पढ़ पाएंगे। अब ये प्लांट सेल होते हैं और एनिमल सेल होते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हम 2 भागों में तोड़ें तो प्लांट्स निकलेंगे, एनिमल्स निकलेंगे। पर अगर हम ह्यूमन बींग्स को ही 2 भागों में अच्छे से एक बार और तोड़ें तो उसमें से निकलेंगे फीमेल्स और मेल्स। तो अब वो तो एनिमल्स में भी होते हैं ना, मेल और फीमेल, प्लांट्स में भी होते हैं मेल और फीमेल। वो इस तरीके से तभी तो उनमें रिप्रोडक्शन हो पाता है आगे चल के, जो पॉलीज होते हैं फिर आगे चल के, वो हम आगे चल के कभी रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिर ये जो प्लांट और एनिमल सेल हैं, ये सेल्स हैं, वो आगे चल के 2 भागों में टूटते हैं। ये तो 2 कैटेगरी तो 2 होती हैं इनकी, प्लांट सेल की कैटेगरी होती है, एनिमल्स। अब बाय नेम इट इज़ वेरी एंड वेरी क्लियर कि जो प्लांट सेल होते हैं प्लांट्स में पाए जाते हैं और जो ये एनिमल सेल होते हैं ये हम में पाए जाते हैं। जो एनिमल सेल एनिमल्स में पाए जाते हैं और ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं। तो अब ये जो प्लांट सेल हैं, ये जो सेल्स हैं, ये 2 भागों में टूटे हुए हैं। पहला मल्टी सेल्यूलर, आई मस्ट राइट हियर, इट्स मल्टी सेल्यूलर, और एक होती है यूनिसेल्यूलर। अब जो यूनिसेल्यूलर हैं ये यूनिसेल्यूलर से हम ये समझते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मात्र एक सेल से मिलकर बने हैं। अब पहले तो हमने ये बोल दिया कि आप यूनिसेल्यूलर्स की साइज से आप इससे समझ सकते हैं कि सेल कितना छोटा होता है। और हम तो ट्रिलियन सेल से मिलकर बने हैं, तब जाकर हम इतने बड़े हो पाए, हम अभी इतने अच्छे तरीके से विजिबल होते हैं। तो ये मल्टी सेल्यूलर तो में ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं, और जो यूनिसेल्यूलर होते हैं इनमें होते हैं मात्र एक सेल। आप सोच लीजिए कि ये कितने छोटे होते होंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि मल्टी सेल्यूलर कौन होते हैं, यूनिसेल्यूलर कौन होते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल, ये जो आपको दिख रहा है ये एक सिंगल सेल है। आप बोलोगे कि इतना बड़ा है, ये है एक ऑस्ट्रिच का एग। ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा सेल होता है। हम इसको भी एक ही सेल कहेंगे क्योंकि इसमें डबल बहुत सारे सेल नहीं होते। ये जो ऑस्ट्रिच का एग होता है ये बहुत बड़ा होता है, और जो नॉट ओनली ऑस्ट्रिच का है, ऑस्ट्रिच एग, ये हैन का जो है वो एग होता है, और जितने भी एनिमल्स का एग होता है वो सभी एक ही सेल से मिलकर बनता है। और इवेंचुअली हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, जो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अच्छे से पढ़ेंगे। पर मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे देती हूँ कि जो हमारा बॉडी होती है वो एक जाइगोट से मिलकर बनती है, जो आगे चल के एक एम्ब्रायो में बदल जाता है, और वही एम्ब्रायो आगे चल के फीटस बन जाता है। और वो फीटस में वो मल्टी सेल्यूलर होता है, जाइगोट यूनिसेल्यूलर होता है। फिर एम्ब्रायो में बहुत सारे सेल्स होने लगते हैं। फीटस में एक हमें हाथ दिखने लगता है, छोटे बच्चे का मुँह दिखने लगता है, हम आइडेंटिफिकेशन होने लगता है, और फिर वही चलकर एक बेबी बन जाता है। तो फिर ये हमने देख लिया कि ये जो ऑस्ट्रिच का एग होता है ये सबसे बड़ा सेल होता है, और ये सबसे छोटा सेल होता है, इसका नाम होता है माइकोप्लाज्म। ये जो माइकोप्लाज्म है ये सबसे छोटा सेल होता है। इसकी अब हम साइज़ देखते हैं तो इसकी साइज़ है 2 मिलीमीटर,
से लेके 3 मिलीमीटर इसकी हाइट यही होती है, 2 mm से लेके 3 mm तक। तो हमने ये देख लिया बड़ा सेल और छोटा सेल। पर अभी तक हम पढ़ रहे थे सेल की यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर के बारे में। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये जो है, ये आपको अजीब सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, आपको ये सब एक ही ऑर्गेनिज्म है, पर अगर आप देखोगे इन सब का स्ट्रक्चर अलग सा है, राइट। जस्ट हैव अ लुक कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ऑन द अदर हैंड इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ये जो यूनिसेल्यूलर होते हैं एंड इवेंचुअली अमीबा जो होता है इसका कुछ फिक्स्ड प्लेस नहीं होती। इसको हम कभी कभी ऐसे बना देते हैं, कभी कभी ऐसे, जैसे कभी कोई टीचर अमीबा का डायग्राम बनाने देती है, सबसे ईजी वही होता है, कुछ भी बना दो ऐसे, लेट इट बी। पर हम जो इसका कोई फिक्स्ड कुछ होता ही नहीं है कि कुछ फिक्स साइज़। तो फिर इसके अंदर एक हम जब इस सेल्स के बारे में अच्छे से नेक्स्ट पार्ट में जब पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में और अच्छे से जानेंगे। तो अब ये जो सेल होते हैं ये जो यूनिसेल्यूलर होते हैं ये बहुत छोटे साइज़ में होते हैं और इनका कुछ परफेक्ट शेप नहीं होता। अब ये तो हमने पढ़ लिया अमीबा के बारे में, दिस इज़ अमीबा। और ये एक तरीके का यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम होता है पैरामीशियम। ये जो पैरामीशियम है ये तरीके का यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर हाइडर हम भी इसके बारे में, इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो हम बाद में कभी पढ़ लेंगे। अब हम देखते हैं, ये हमने पढ़ लिया कि ये है यूनिसेल्यूलर, ये भी है यूनिसेल्यूलर, जान लिया कि एक सेल से मिलकर बनते हैं यूनिसेल्यूलर। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये हो गया यूनिसेल्यूलर के बारे में। अब मल्टीसेल्यूलर का क्या हुआ, हम हैं मल्टीसेल्यूलर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बहुत ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं, वो होते हैं यूनिसेल्यूलर। अब यहाँ पर आपको ये जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर होते हैं वो होते हैं मल्टीसेल्यूलर। और उसी तरीके से अब जो सेल होते हैं वो हमारी बॉडी में भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि कुछ होते हैं स्टेम सेल्स, कुछ होते हैं वोन सेल्स, ब्लड सेल्स के बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें हमने पढ़ा था ब्लड के बारे में। ब्लड के अंदर कार्पल्स होते हैं और कार्पल्स 3 तरीके के होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। इन तीनों के बारे में हमने हमारी पुरानी वाली जो वीडियो थी ब्लड वाली वीडियो उसमें अच्छे से जान लिया था। और फिर जो मसल सेल्स होते हैं, जब हम मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तब हम उसके अच्छे से जान लेंगे। और फिर ये बहुत सारे के सेल होते हैं इनके बारे में, नर्व सेल्स इनके बारे में पढ़ चुके हैं, सेक्स सेल्स जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब हम सेक्स सेल के बारे में पढ़ लेंगे। कैंसर सेल के बारे में तो हम अभी थोड़े दिन, जब हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा तब हम पढ़ ही लेंगे। स्किन सेल को तो हम जो वो उसको भी हम आगे वाला जो भी पार्ट आएगा उसमें सेंस ऑर्गन जो होते हैं उनके अंदर स्किन एक सेंस ऑर्गन है तो उसके अंदर भी स्किन सेल पाए जाते हैं। फैट सेल भी तो हमारी पूरी बॉडी में होती है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में एक चर्बी टाइप की बहुत मोटी लेयर होती है, वो फैट सेल की वजह, उनके अंदर फैट सेल होते हैं। अब स्टेम सेल के बारे में हम सब ने जाना है कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं। स्टेम सेल्स जब बच्चा माँ की कोख में होता है, जब माँ की कोख में होता है उस टाइम पर क्या होता है कि अब उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। तो मान लीजिए तो उस टाइम पर ना उसकी जो नेवल होती है वो नेवल बहुत लंबी होती है और फिर जो वो एक मान लीजिए ये कोख है और फिर यहाँ पर जो एक बच्चा बैठा हुआ है, फिर ये अब्जॉर्व करता है न्यूट्रिशन, उस माँ जो भी खाती है उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है यूट्रस में। ये यूट्रस की बॉल है और यहाँ पर वो सभी न्यूट्रिशन लेता है और यहीं से ये जो नेवल है इसके द्वारा उसके अंदर जाता है और फिर वो आगे जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है। फिर उसके बाद वो एक बेबी माइक्रो उसकी ग्रोथ होती है इसी की वजह से। तो ये हमने जान लिया कि स्टेम सेल्स, तो ये नाभि होती है इसके अंदर स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। तो वो पिक्चर कहाँ गई, ये रही। हाँ, तो नर्व सेल्स के बारे में नर्वस सिस्टम पढ़ लिया था, हम अच्छे से इसको हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो सेल है इस सेल के हम ऑर्गेनल्स के बारे में जाने, पर अभी तक हम एक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले फ्रॉम द फर्स्ट प्रेजेंटेशन, तो सी दिस इज सेल, और इस सेल के अंदर बहुत सारे सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू को। जो टिश्यू होते हैं जो वो मिलकर बनाते हैं ऑर्गन को, ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम को, ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं हमारी पूरी बॉडी को, और बॉडी से मिलकर बनती है पूरी सोसाइटी।
अब जो ये ऑर्गन सेल्स हैं, सेल दो प्रकार के होते हैं, ह्यूमन सेल होते हैं और एनिमल सेल होते हैं। इन दोनों के बारे में हम डिस्टिंग्विश बाद में पता कर लेंगे। अब इनकी जो सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने, लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी ल्यूवेनहॉक ने। ऑन द अदर हैंड अब उन्होंने माइक्रोस्कोप की मदद से करी थी। अब अगर हम इसी वीडियो के अंदर माइक्रोस्कोप के बारे में बता दूँगी तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। हम इसके लिए एक अलग ही वीडियो अपलोड कर देंगे 4-5 मिनट की, उसमें हम अच्छे से इसके बारे में पढ़ लेंगे। अब हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जो ऑस्ट्रिच का एग होता है सबसे बड़ा एग होता है, और ये तो एक ऑब्वियस सी बात भी है क्योंकि ऑस्ट्रिच सबसे बड़ी वर्ड होती है तो उसका एग भी सबसे बड़ा ही होता है। फिर उसके बाद सबसे छोटा होता है माइकोप्लाज्मा। फिर उसके यूनिसेल्युलर होते हैं, मल्टीसेल्युलर होते हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं, यूनी और मल्टी। फिर यूनिसेल्युलर होते हैं, उसका एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम। हज़ारों तरीके के यूनिसेल्युलर होते हैं, पर हमने एक तरीके का एग्जाम्पल ले लिया यूनिसेल्युलर और अमीबा और पैरामीशियम का। अब जो मल्टी सेल्युलर हैं वो हैं हम ह्यूमन बींग्स। तो हम ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं, इसकी वजह से हम मल्टी सेल्युलर कहलाते हैं। अब हमने सेल्स के बारे में पढ़ लिया कि सेल्स बहुत तरीके के होते हैं, जिनके बारे में हम कुछ सेल्स के बारे में हम पहले की वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, और कुछ सेल्स के बारे में हम आगे की वीडियोज़ में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं सेल के कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं। अभी यहाँ से कि आप इस पिक्चर में आपको बहुत अच्छे से क्लियरली विजिबल है कि आपको एक अजीब तरीके के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। आपको इसमें अजीब तरीके के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जैसे कि आपको बीच में ये एक अलग स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपको अलग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये यहाँ पे एक अलग स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इनको कहते हैं हम ऑर्गेनल्स। हमारे पूरे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, हम उनको कहते हैं बॉडी के अंदर बहुत सारे, जैसे कि स्टोमक, ब्रेन, इन सब को कहते हैं हम जैसे ऑर्गन्स। ऐसे हमारा जो सेल होता है, सेल के अंदर जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनको कहते हैं ऑर्गेनल्स। अब जो सेल के अंदर के जो ऑर्गेनल्स होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।